हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज हम फिर से क्लास 9th चैप्टर 10 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक वर्क देखेंगे। वर्क हमारी कॉमन लैंग्वेज में बहुत ही अलग होता है। हम जो भी काम कर रहे हों उसे हम वर्क कहते हैं। आई एम डूइंग सम वर्क, है ना। हम बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हों, हम कंप्यूटर लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हों बैठे बैठे, वो सब हमारे लिए वर्क है। या फिर कोई एक हैवी सामान हम एक क्लास से दूसरी जगह दूसरी क्लास में लेके जा रहे हैं, वो सब हमारे लिए वर्क है। तो क्या ये सभी फिजिक्स की लैंग्वेज में भी वर्क है? चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क तभी होता है जब फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस द बॉडी। जब भी कोई फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप इमेजिन करिए यहाँ पे मैंने एक बॉडी रख दी है और यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर दिया है, ठीक है। फोर्स मैंने अप्लाई करा और ये बॉडी थोड़ा सा मूव हुई, डिस्प्लेस हुई और आगे बढ़ गई। इसमें डिस्प्लेसमेंट डी का हुआ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स के अप्लाई करने पे जैसे ही फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स जैसे ही हमने लगाया तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से थोड़ा सा आगे की तरफ मुड़ गया जिस डायरेक्शन में अपने फोर्स लगाया था, ठीक है। तो उसे हम वर्क कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क किसे कहते हैं? जब हम फोर्स भी लगाएं और डिस्प्लेसमेंट भी हो। अगर हम फोर्स लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो उस समय वर्क डन जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर मैंने एक दीवार बनी हुई है, इस दीवार पर यहाँ पे एक बच्चा बहुत ताकत लगा के इस दीवार को धक्का दे रहा है, दीवार तो मूव करेगी नहीं, ठीक है। इसका मतलब इस बच्चे का वर्क डन जो है वो जीरो हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। फोर्स तो वो लगा रहा था, लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसलिए इसकी तरफ से वर्क डन जीरो हो गया। ओके, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क डन अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब वर्क को समझाने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम सबसे पहले अब यूनिट देखते हैं वर्क की। हमने यहाँ पे देखा कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम यूनिट की बात कर रहे हैं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पर अगर किसी ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है तो उसे हम वर्क डन कहते हैं। कितना वर्क डन कहेंगे? 1 जूल। ओके, सो वर्क डन की जो प्रॉपर यूनिट होती है वो जूल होती है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो अभी हमने केस देखा था वही केस है ये, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब इस तरह से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई करा तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस तरफ डिस्प्लेस हो गई और उस समय जो वर्क डन कहा जाएगा वो पॉजिटिव वर्क डन कहा जाएगा। इस समय मैक्सिमम वर्क डन होगा। ओके, अब इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट केस है, व्हेन फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बॉडी है, उसमें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो व्हेन फोर्स acts in direction opposite to the displacement, that time the work done will be negative work done। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमने इस डायरेक्शन में लगाया है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस केस में वर्क डन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल 180 है, इन दैट केस वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स जो हमने लगाया है वो ऊपर की तरफ लगाया है,
ठीक है, इसका बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे जिनकी टॉय कार होती है या टॉय ट्रक होता है, उसमें इस तरह से एक रस्सी बंधी होती है जिसे वो हाथ में पकड़ के खींचते हैं। ये हाथ में पकड़ ली और बच्चा इसे खींचता है और आगे की डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। इस समय जो फोर्स अप्लाइड होता है उसे हम ऑब्लिक फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाइड ऑब्लिकली बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये थीटा क्या है, थीटा हमारे लिए एक बहुत ही नई चीज़ है। थीटा जब भी किसी एंगल को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम थीटा से करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें मतलब अभी सिर्फ कॉस थीटा से है। क्यों है? क्योंकि अगर किसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में हम बात करते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल में थीटा अगर ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है, बेस ये हो जाता है और हाइपोटेन्यूज ये हो जाता है। उस समय कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। बेस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हाइपोटेन्यूज हमारा फोर्स है। क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स पे हम डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन के फॉर्मूले में हम एक और चीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के साथ में, वो है कॉस थीटा। ठीक है, इसका मतलब कॉस थीटा अब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि वो कॉस थीटा जो फंक्शन है वो इन दोनों के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को समझाता है। ठीक है, अब ये एंगल कितना होगा उस हिसाब से हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज जो होती है कॉस की, उसे कोसाइन भी कहते हैं। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 इट इज 0, कॉस 180 इट इज -1। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो कॉस की अलग अलग वैल्यूज के लिए हम पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क डन तीनों बता सकते हैं। अब आइए कैसे देखते हैं अपन। अगर हमारा फर्स्ट केस देखा था हमने, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इसी डायरेक्शन में फोर्स था, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, तो वर्क डन हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस, दोनों के बीच, दोनों सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। और यहाँ पे cos 0 इसकी वैल्यू होती है 1। सो f इंटू डी इंटू 1 होके हमारे पास में f इंटू डी ही रहा रिजल्टेंट। ओके, अब सेकेंड केस हमने क्या देखा था, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, फोर्स आगे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ है, या फिर आप उल्टा ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, फोर्स पीछे की तरफ है। एनीवे दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। वर्क डन इस समय क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो f इंटू डी इंटू -1। इसका मतलब यहाँ पे हमें नेगेटिव वर्क डन ही मिलेगा। ठीक है, अब थर्ड केस हम देखते हैं। थर्ड केस में क्या है कि अगर दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा, जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है और फोर्स ये हो रहा है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 90 है और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 है। इट मीन्स जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, उस केस में वर्क डन हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम कॉमन लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक हैवी बैग लेके एक बच्चा 2 घंटे धूप में खड़ा है। अपन जानते हैं वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितना काम कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स द बॉय इज नॉट डूइंग एनी वर्क। बॉय वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और ऑब्जेक्ट जो है वो खड़ा हुआ है। इस केस में तो पर्टिकुलरली डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, उससे भी आप कह सकते हो।
इनफैक्ट अगर ऑब्जेक्ट चल भी रहा है, मतलब आप हैवी बैग लेके एक प्लेन सरफेस पे, एक रोड पे, प्लेन रोड है उस पे आप चल रहे हो, हॉरिजॉन्टल रोड है, प्लेन रोड है, उस पे आप चल रहे हो, इन दैट केस अगर आप चल भी रहे हो, आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इन दैट केस ऑल्सो द वर्क डन विल बी ज़ीरो। वर्क डन नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगा, या फोर्स नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगा और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इट मीन्स दैट वर्क डन वो हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 0, दैट इज वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। ओके, सो अब जो नेक्स्ट है फोर्स, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन acts on a body and displaces 5 meter on a horizontal surface। मतलब एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 60 न्यूटन का, और जिसकी वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर का हो रहा है। हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसका मतलब फोर्स जो अप्लाई हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के कंपैरिजन में ये 60 डिग्री पे है। इट मीन्स यहाँ पे हम cos 60 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि 1/2 होती है, यहाँ पे हमने ऊपर देखी है cos 60 इज 1/2, ठीक है। सबसे पहले हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे है हमारा 60, फोर्स कितना हो गया 60, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 5, cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, ये कट गया, ये 2 3 6, 3 5 15, सो 150 जूल या फिर 150 न्यूटन मीटर विल बी द वर्क डन। ओके, सो बच्चों इसे ध्यान से पढ़िए, जहाँ भी कोई डाउट हो आप अपने कमेंट्स में लिखिए, अपन डाउट्स भी एक दिन क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।